नमस्कार, बिग डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। कोरोना से हर कोई परेशान है, सरकारें अपने लेवल पर प्रयास कर रही हैं, लेकिन स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं कि इन कोशिशों का उतना असर नहीं दिखता जितना होना चाहिए था। यूपी में भी यही हाल थे। आज से अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो 30,000 से ज्यादा केस हर रोज निकल रहे थे, लेकिन जब से सीएम योगी कोरोना को मात देकर लौटे हैं, यूपी में कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है, मौत का आंकड़ा भी घटा है, कर्फ्यू में सख्ती भी बढ़ी तो कोरोना के केस घट रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल होगा, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। गांव से शहर तक कोरोना को लॉक करने खुद सीएम मैदान में हैं। जमीन से जंग, कोरोना की रफ्तार भंग, कर्फ्यू में कड़ाई, आंकड़ों में कमी। पॉजिटिविटी काफी कम हुई है पिछले एक सप्ताह के अंदर, रिकवरी बढ़ी है। कोरोना को हराने की जद्दोजहद जारी है। यूपी में कोरोना के आंकड़े 30,000 के पार पहुंच गए थे, लेकिन जब सख्ती बढ़ी तो कोरोना की चाल धीमी पड़ी। 8 दिन में ये मामले लगभग 77,000 एक्टिव मामले कम हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी खुद मैदान में हैं। पहले बरेली, मुरादाबाद और अब वाराणसी और गोरखपुर। सीएम ग्राउंड पर जाकर देख रहे हैं, बारीकी से सब कुछ परख रहे हैं। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव काफी तीव्र संक्रामक रही। 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले यूपी में देश के बाकी राज्यों से केस कम हैं। आंकड़े बताते हैं कि जब से यूपी में कर्फ्यू की सख्ती बढ़ी है, कोरोना के तेवर ढीले पड़े हैं। लॉकडाउन लगा दिया जाए तभी संक्रमण की चेन टूट सकती है। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू कारगर है, यूपी में कर्फ्यू बढ़ाने से घट रहा है कोरोना। आज इसी पर बड़ी बहस और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आपके जेएमयू से हैं। डॉक्टर अजय भल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। इसके अलावा योगिता भयाना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। गोविंद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं। डॉक्टर अजय भल्ला, मैं शुरुआत आपसे करूँगा। सर, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, उसका असर दिखने लगा है सर? ये जो कोरोना के केसेस घट रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या माने कि उसी का असर है ये? मैं अभी तो ये बोलना चाहूँगा कि बहुत जल्दी है कहना कि केसेस कम हो रहे हैं। ये जो ट्रेंड दिख रहा है अभी सिर्फ 2-3 दिन का ट्रेंड है। अगर आप देखें पूरा भारत के अंदर 4 अप्रैल से लेके 4 मई में 1 लाख से 4 लाख से अधिक केसेस पर डे हो गए हैं। और ये ट्रेंड ऐसा था जिसमें सिर्फ अप्रैल नहीं, 1-2 दिन ऐसे आए थे जब थोड़ा सा कम हुआ था। पर हाँ, यूपी के अंदर जो कहाँ हम 38,000 पे पहुंच गए थे और कहाँ अब 23,000 पे है, एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है। और ये आई थिंक थोड़ा लॉकडाउन का असर आ रहा है। पर मैं चाहूंगा कि हमारी पुलिस और बाकी और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। ये जीरो टॉलरेंस जब होएगी टुवर्ड्स कोरोना का जो एक नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, तो और भी कम होंगे। ठीक है सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। गोविंद अग्रवाल जी, इसको बहुत अगर सीधे शब्दों में हम समझें तो सख्ती बढ़ी तो संख्या कम हुई, ऐसा ही हुआ क्या सर? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। और जब इस महामारी में लॉकडाउन जब पिछली बार लगा था, उसमें बहुत सख्ती बरती। इस बार अब जब सख्ती थोड़ा सा बढ़ी है तो देखिए पिछले 8 दिनों में कोरोना केसेस में कमी भी आई। मैं समझता हूँ हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट अपनी पूरी मेहनत और पूरे मनोयोग से कोरोना फ्रंट बैरियर की तरह आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब इसमें सख्ती जरूरी है, जब लोगों को जागरूक होना चाहिए कि अपने घरों से नहीं निकलेंगे, तभी कोरोना की संक्रमण की चेन टूट। अभी और सख्ती की जरूरत है क्या? क्योंकि हम हर जगह की तस्वीरें दिखाते हैं, कई शहरों से हर दिन हमारे संवाददाता तस्वीरें भेजते हैं जहां पर लोग बेरोक टोक बाजारों में घूम रहे हैं, मास्क या तो लगा नहीं रखा है, लगा रखा है तो सही तरीके से नहीं लगा रखा है, मतलब गैर जरूरी तरीके से भी लोग बाहर निकल रहे हैं। तो और सख्ती की जरूरत है क्या सर? देखिए, इसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। जहां तक अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ मैं देखता हूँ कि एडीजी से लेके आईजी और एसएसपी और डीएम और कमिश्नर तक सब फील्ड में रह के इसको सुनिश्चित करा रहे हैं। और सभी जगह अगर इस तरह की सख्ती होगी तो निश्चित है कि कोरोना के में कमी आएगी, ये जरूरी है। ठीक है योगिता जी,
आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस कोरोना काल में बहुत से लोगों से आपकी बातचीत होती होगी, जो कोविड से परेशान है वो भी, और जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें खामियां जिनको नजर आ रही है, आपकी उनसे भी बातचीत होती होगी। बातचीत के दौरान आप क्या समझ पा रही हैं कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसी का असर है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के केसेस घट रहे हैं, या फिर जो लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है, 2 गज की दूरी को लेकर मास्क लगाना जरूरी है, इस बात को लेकर वैक्सीन लगवाना जरूरी है, उसका असर दिख रहा है क्या योगिता जी? हो चुका है असर दिखाने के लिए। अभी काफ़ी स्थिति खराब हो चुकी थी ऑलरेडी। अगर उस स्थिति जो बहुत ही ख़त्म हो चुकी स्थिति है, जहाँ पर लोग मर चुके हैं, ऑलरेडी मर रहे हैं, उसको थोड़ा सा अगर आप कहेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट है आंकड़ों में, तो हो सकता है आंकड़ों में इम्प्रूवमेंट हो। पर अगर आप ये बोलें कि केसेस में कमी आई है सरकारों की कदम की वजह से, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। लोगों को पहले भी मालूम था, 1 साल हो गया, 2 गज की दूरी, मास्क, ये सब तो एक चलते रहना चीज़ था। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो सरकारों ने की है, तो चलने का था। और दूसरी बात, कर्फ्यू की अगर आप बात करें, कर्फ्यू तो जब अंदेशा हो गया था, एक्सपर्ट कमिटीज़ ने भी बता दिया था सेकेंड वेव आएगी, तो ये चीज़ें तो पहले से करनी चाहिए थी। बहरहाल उस चीज़ पे हम लोग बहस नहीं करते हुए, मैं इस चीज़ पे आपका ध्यान लाना चाहूँगी कि केसेस में कमी आई है या नहीं आई। एज अर्लियर पैनलिस्ट ने भी बताया, ये बहुत एक क्वेश्चन मार्क वाली बात है, और इस पे तो अभी कोई, मुझे नहीं लगता इसमें कोई साफ हुआ है इस चीज़ को लेकर कोई। बट अगर रही बात की क्या व्यवस्था है, वो अभी भी बहुत लचर है, क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारे केसेस आते हैं। लखनऊ जो कि एक राजधानी है एक स्टेट की, उसके वहाँ से इतने ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, प्लाज्मा को लेकर आ रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर अभी भी लगातार। मुझे नहीं मालूम कि ये रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं, मीडिया में दिखाया जा रहा है कि नहीं जा रहा, पर ग्राउंड रियलिटी अभी भी उतनी ही खतरनाक है। योगिता जी, वो समस्याएं हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन WHO की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। आज से 7 दिन पहले 2 मई को उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े थे वो 30,857 के आसपास थे। आज की अगर हम बात करें तो 23,333 है। टेस्ट लगभग उतने ही हुए हैं, 2.25 लाख के आसपास। तो केसेस तो घटे हैं। तो इस वजह से सवाल है कि जो सख्ती हो रही है, क्या उसका असर दिख रहा है क्या? देखिए, सख्ती करने में देर कर दी, असर दिखने में भी समय लगेगा, इसीलिए हो सकता है इसका जो रिजल्ट आएगा अगले हफ्ते तक हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि उस सख्ती का क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। बट अगर आप बोले टेस्टिंग की, आप टेस्ट के लिए अभी बुक कीजिए, आपको 3 दिन 4 दिन से पहले वेटिंग ही रहता है, वो टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। लोग कराना चाह रहे हैं पर करा नहीं पा रहे हैं, तो ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफ पेशेंट्स है। मेरे को पूरी तरह ये क्लियर है, क्योंकि डीलिंग विद लॉट ऑफ पेशेंट्स, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं आंकड़ों में गड़बड़ है और स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। जैसा कि मैंने बोला, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बट छुपाने से कोई चीज़ ठीक नहीं होती है, उसको डील करने की जरूरत है और उसको स्पष्ट जानने की जरूरत है। डॉक्टर अजय से पूछ लेता हूँ। डॉक्टर अजय, ऐसा है क्या जो योगिता जी कह रही हैं कि छिपाने से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, बहुत लोग टेस्ट करवाना चाहते हैं, टेस्ट हो नहीं रहा है, क्या ऐसा है क्या सर? आंकड़ों का खेल हो रहा है क्या? नहीं, छिपाने की बात नहीं। स्टैटिस्टिक्स जो हो ऐसी चीज है जो कई बारी आपको प्रेडिक्शंस दे सकता है जो कि सही होती हैं, और कई बारी ऐसे प्रेडिक्शंस होते हैं जो आप नहीं बता पाते कि कैसा ट्रेंड चलेगा। ये सिर्फ इस बीमारी में नहीं, इलेक्शन में भी हमने देखा है। अब यहाँ पे भी अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, मैं विश करता हूँ कि ऐसा ही रहे और डाउनवर्ड जाए, पर मुझे जिस तरह से साइंटिफिक सोच है, ये आगे चल के अभी बढ़ेगा। ये एक बीमारी ऐसी है जहाँ पे वायरस का साइकिल, मल्टीप्लिकेशन साइकिल ऐसा है कि 3-4 दिन के ट्रेंड से नहीं पता चलता। अबाउट 10 days to 2 weeks का ट्रेंड जब आएगा तो हम बता पाएंगे कि हाँ, कि अब बीमारी कंट्रोल में आ रही है। तो जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, उनकी सहूलियत के लिए मैं बहुत आसान भाषा में आपसे समझना चाहता हूँ। आप इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, आज से हफ्ते और 10 दिन पहले जो स्थिति थी हॉस्पिटल को लेकर, बेड को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, दवाइयों को लेकर, उसमें कुछ सुधार हुआ है या फिर स्थिति वैसी है, सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि सुधार हुआ है? हॉस्पिटल के अंदर अगर आप देखें तो अभी हमारे पास वही स्थिति है कि अभी भी हमारे पास बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी भी हम कितने मरीजों को मना कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे। अब जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है। एक समय था जब उसकी भी कमी हुई भी थी, तो उसके अंदर मैं डाउट नहीं करता कि हाँ, एटलीस्ट हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ऑक्सीजन है, वहां तो हम डर नहीं रहे हैं। मरीज के दवाइयों का जो है उसके लिए अभी भी स्थिति के अंदर कुछ कमजोरी है, और मुझे उम्मीद है कि वो भी धीरे धीरे भरेगा। मैं एक पॉजिटिव ख्याल से आगे चल रहा हूँ और लोगों में अवेयरनेस भी अब बढ़ रही है। काफी लोग घर पे भी कितना समय लग जाएगा सर, अगर आप ये भी बता पाएं
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर, 2 महीने, लोग ये कब उम्मीद करें कि कम से कम ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अगर उनकी कंडीशन बिगड़ रही है और वो कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल में उनका एडमिशन हो जाए तो हो जाए? ऐसा कब तक हो जाएगा सर? अगर आप सिर्फ बीमारी का लक्षण देखें, 8वें और 12वें दिन के बीच में सबसे खराब होती है बीमारी। अब कितने मरीज उस स्थिति में बीमार ज्यादा अधिक होते हैं मैं कह नहीं सकता, पर ये बीमारी अगर ये अगले 15 दिन में पीक कर जाए पूरे इंडिया में और उसके बाद एक ट्रेंड डाउनवर्ड हो जाए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मे बी इन अ मंथ्स टाइम हमारा ये बीमारी पे कुछ कंट्रोल आएगा। हमारा हेल्थ केयर जो बिल्कुल ओवरवेल्म हो चुका है वो बेटर हो जाएगा। विल बी एबल टू प्रोवाइड बेटर केयर भी आगे। ठीक है सर, इसके बाद हम वैक्सीनेशन पर आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले गोविंद अग्रवाल जी, जो सख्ती अब पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है, चाहे जो लोग कालाबाजारी कर रहे हो उनके खिलाफ या फिर जो लोग हॉस्पिटल्स में मनमानी पैसे मांग रहे हैं मरीजों को एडमिट करने के लिए, उनके इलाज को लेकर सख्ती अब जो बढ़ती जा रही है, क्या उसमें थोड़ी सी देरी हो गई? क्या सीएम जब होम आइसोलेशन में थे तो क्या अधिकारियों को जो सक्रियता दिखानी चाहिए थी उस दौरान, जो निर्देश उनकी तरफ से दिए जा रहे थे, उसका उस तरीके से पालन नहीं हो रहा था? क्या उतनी कड़ाई नहीं बढ़ती जा रही थी, उसमें देरी हो गई क्या? देखिए, अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे और अगर चीजों का पोस्टमार्टम करने लगेंगे तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आगे की बात करें, जैसे डॉक्टर अभी अल्लाह बात कर रहे थे, हम लोग को इस समय सोचना चाहिए कि इतनी किसी भी हम इस बीमारी को कंट्रोल करें और चीजों को सख्ती से चाहे कंट्रोल करना पड़े। अगर पहले जो चीज नहीं हुई थी उसको अब हम करें, और इस समय मैं समझता हूँ कि इसमें हर जिले में सख्ती बढ़ती जा रही है और उसके रिजल्ट जैसे डॉक्टर बल्ला ने कहा 8 से 12 दिन के बाद ही पता चलेगा, तो कुछ दिन में आने की संभावना है। लेकिन सर अब भी कई लोग ऐसे हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की हम बात करें या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, उन लोगों पर और अधिक नकेल कसी जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई और सख्त की जा सके, ऐसे लोगों के भीतर एक डर पैदा हो कि हम ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको लेकर और क्या किया जा सकता है? सर आप एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से पुलिस अधिकारी भी और बहुत से पुलिस के जवान भी इस वक्त देख रहे होंगे, ताकि वो भी समझ पाएं कि और क्या एक्शन लिया जाए कि और कड़ाई दिखे और डर पैदा हो उन लोगों में जो गलत कर रहे हैं। देखिए, इसमें पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस के पास अपना जो सूचना तंत्र होता है उनको पब्लिक से ही मिलता है, तो अगर पब्लिक इसमें जागरूक होने लगी और पुलिस को सूचना दे, अगर निचले स्तर पे न दें, सीधे हायर स्तर पे दें कि साहब ऐसे ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन की कभी कालाबाजारी हो रही है या इंजेक्शन की हो रही है, दवाओं की हो रही है, या अस्पतालों में इस तरह का व्यवहार हो रहा है, मैं समझता हूँ इससे पुलिस को जो सूचना मिलेगी उसको डेवलप करने में आसानी होगी और इन पे एक्शन और तेजी से हो पाएगा। योगिता जी, गोविंद अग्रवाल जी जो कह रहे हैं कि पब्लिक को भी और अवेयर होना पड़ेगा, अगर उनसे कोई मनमाना पैसा मांगता है, ऊंची कीमत पर उनको सिलेंडर मुहैया करवाता है, तो ऐसे लोगों की शिकायत करनी होगी पब्लिक को भी। क्या लोगों में डर होता है क्या कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पुलिस के पास चला जाऊं तो जो मेरा काम बन रहा है वो बिगड़ जाए, इस वजह से लोग नहीं जाते? ये भी होता है क्या? योगिता जी। जी सॉरी, तो यस बिल्कुल ये ऐसी स्थिति होती है, सेंसिटिव मामला है, लोगों के जान पर खतरा है, तो जब अपनी स्थिति ऐसी होती है, जब आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है तो ये बहुत आसान नहीं है। आपको अगर रेमडेसिविर 40,000 में लेनी पड़ रही है तो लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको अपने की जान बचानी है। तो ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है कि आप उस समय इस चीज़ में पढ़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कि आप रिपोर्ट करेंगे, FIR करेंगे, पुलिस पे जाएंगे। डेफिनेटली जब आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा, जो कि अभी नहीं किसी के हुए हैं, अभी ये बहुत कम शॉर्ट टाइम है, हो सकता है लोग निकल कर आए, रिपोर्ट करें, पर उस स्थिति में ये मानना कि लोग अपने लोगों की जान भी बचा लें और जाकर FIR भी करा दें, मुझे लगता है ये बहुत डायलेमा वाली बात है। बीइंग अ सोशल वर्कर, अगर हमारे पास भी कुछ केसेस आते हैं, हमें ही लोग ब्लैक पे कुछ लेना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि पहले उसकी जान बचा लें फिर इसकी रिपोर्ट करेंगे, तो ये बहुत डायलेमा है। मैं आपको ओपनली चैनल पे बता रही हूँ, इस चीज़ को इतना आसानी से कह देना मुश्किल है अभी फिलहाल। कालाबाजारी पे रोकथाम मुझे लगता है कि प्रशासन को ही करने में ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि लोग नहीं कर पाएंगे, लोगों का दिमाग नहीं चलता, वो अपनों की जान बचाने में इतना वो होते हैं, इमोशनल होते हैं कि वो नहीं इस चीज़ का डिसीजन ले पाते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो या कोई ड्रग्स हो या कोई हॉस्पिटल बेड भी ब्लैक हो रहे हैं।
सिर्फ ये चीज़ ड्रग्स तक नहीं है, अस्पताल के बेड्स भी लोग ब्लैक में बेच रहे हैं। मतलब आप मान के चलिए कि अगर आपको एक जगह पर बेड नहीं मिल रहा और अगर आप वहाँ पैसा ऑफर करते हैं तो लोगों को बेड भी ऐसा मिल रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को नकारती हूँ कि इसमें लोग अभी इस खुलकर आएंगे, पर मुझे लगता है कि प्रशासन को और कड़ा होना पड़ेगा। डॉक्टर अजय भल्ला जी, ऐसा है क्या? ये जो इन्होंने बताया है योगिता जी ने कि बेड भी बिकते हैं, ये इस बात से तो मैं काफ़ी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि आई थिंक हेल्थ केयर वर्कर्स हम एक ऐसे आगे उभर के आए हैं जहाँ पे हमने बिल्कुल एक डेडिकेटेड स्पिरिट से काम किया है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। अगर आप कभी हमारे अस्पताल आए आप देखेंगे कि एक बाहर एक सिलेंडर लगा हुआ है बड़ा, और उसके ऊपर 7 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। हमारे कैजुअलिटी इमरजेंसी जहाँ पे सिर्फ 10 बेड होने चाहिए, 33 मरीज को हम देख रहे हैं। फोर्टिस ने को दिया था कि आप 120 बेड्स तक रखेंगे। वी हैव अबाउट 180 पीपल ऑफ कोविड विथ अस। एक बिस्तर पे 2 रख रहे हैं एंड हमारी स्टाफ 6 शिफ्ट कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा प्रायोरिटी पे जिसको भी देख सके उसे एडमिशन दे और प्रायोरिटी के हिसाब से उसे ट्रीटमेंट दे। हेल्थ वर्कर्स की इस वक्त जो भूमिका है उस पर संदेह बिल्कुल से भी नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये बात सही है कि वो दिन रात लगे हुए हैं इस कोशिश में कि हर एक जान को बचाया जा सके। लेकिन एक सवाल आम पब्लिक के मन में होता है कि जब कोई बड़ी हस्ती ट्वीट कर देती है, कोई बड़ा राजनेता ट्वीट कर देता है, कोई बड़ा एक्टिविस्ट ट्वीट कर देता है, कहीं से मदद के लिए अगर वो अप्रोच कर देता है तो मदद मिल जाती है। लेकिन भाई अगर आम आदमी जाता है हॉस्पिटल के गेट पर, उसके मुहाने पर, तो फिर उसको ये क्यों कहा जाता है कि बेड नहीं है? एक सवाल है लोगों के मन में। बेड की अवेलेबिलिटी का काम, मैं बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, डॉक्टर का काम है मरीज को ठीक करना। अब ये आज ऐसी स्थिति आ गई कि डॉक्टर बेड भी ढूंढ रहा है, डॉक्टर ऑक्सीजन भी ढूंढ रहा है, डॉक्टर रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी ढूंढ रहा है। अब ये सब काम अगर सीधा एक हेल्थ केयर वर्कर पे आ जाए वो ठीक नहीं है। पर मैं अभी भी बता रहा हूँ, आम आदमी भी अगर अस्पताल में आता है, इवन इफ ही कम्स टू हमारी कैजुअलिटी इमरजेंसी में, तो उसको भी उतना ही उपचार मिलता है। 6 एम्बुलेंसेस बाहर खड़ी होती हैं, उनके अंदर भी हमारा स्टाफ जाके पूरा ट्रीटमेंट देता है। तो ये एक, मैं बहुत प्राउडली कहता हूं कि हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया का बहुत जबरदस्त उभर के आया है। उसने 100 नहीं 200% एफर्ट की है और इसमें सबका योगदान है। और मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि अगर कोई बेड बिक रहा है या कुछ पैसे से बिक रहा है। ये बिल्कुल मुझे बहुत अजीब सी बात लगती है। समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। योगिता जी, शुरुआत में हमने देखा कि जब वैक्सीन आई तो बहुत लोगों में वैक्सीन को लेकर उहापोह की स्थिति थी। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, मन नहीं बना पा रहे थे। अब क्या लोगों में वो जागरूकता आई है क्या, बीमारी को लेकर, इलाज को लेकर, वैक्सीन को लेकर? जी आई है। जब से उन्होंने ये ट्रेंड देखा कि दोनों वैक्सीन के शॉट्स जिन्होंने लिए हैं उनको जो प्रभाव है कोरोना का वो काफ़ी हद तक जानलेवा साबित नहीं हुआ, ये लोगों को समझ में आ रहा है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लेने के लिए जा रहे हैं। पर इससे पहले अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह खाली गई, बहुत सारे स्लॉट्स खाली गए थे, लोग जा नहीं रहे थे। मैं खुद लेके गई अपने पेरेंट्स को, तो बिल्कुल खाली था अस्पताल, लोग नहीं लगवा रहे थे वैक्सीन। पर अभी जो पता चला है कि उससे उसकी सिवियरिटी कितनी कम हो जाती है, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहता, तो अभी लोगों को ये बात समझ में आई है। और अब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिल रही है, तो इससे पता चलता है लोगों को प्रभाव है वैक्सीन का और लोगों में विश्वास भी आया है वैक्सीन का। और एक बार मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे, मैं पर्टिकुलरली इनके अस्पताल की बात नहीं करी, ओवरऑल दिल्ली के आसपास जो चलन है, क्योंकि हम डील कर रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। और डेफिनेटली जो हेल्थ केयर वर्कर्स का योगदान है वो सराहनीय, क्या मतलब उससे भी ऊपर वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम जिस स्थिति में है वहां पे भी नहीं खड़े होते। नहीं, ठीक है, उसमें बार बार नहीं जाती योगिता जी। एक और सवाल मेरा आपसे है कि क्या अभी लगता है कि गाँव में और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, इलाज को लेकर भी, बीमारी को भी? कई बार लोगों को ये लगता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि मुझे जो इस वक्त सिम्टम्स आ रहे हैं ये कोविड के सिम्टम्स हैं या नहीं। वो अपना जाते हैं, किसी भी डॉक्टर से मिलते हैं, टाइफाइड का इलाज करवाने लगते हैं या मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर वो करने लगते हैं। तो क्या और जागरूकता की ज़रूरत है उस इलाज को लेकर भी, बीमारी के सिम्टम्स को लेकर भी और वैक्सीनेशन को लेकर भी, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में?
बिल्कुल है, क्योंकि देखिए आप रूरल एरियाज में तो ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़े लिखे अर्बन सिटीज़ के लोग हैं उनमें भी अभी तक उनको भी बार बार बताना पड़ रहा है मास्क पहनिए या प्रिकॉशंस लीजिए। तो आप ग्रामीण में जहाँ पर इतना ज़्यादा चलन नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है या टीवी माध्यम नहीं है इतना ज़्यादा, तो उन लोगों को तो और भी मुश्किल है समझाना। और सिम्टम्स कई बार असिम्टोमेटिक लोगों के लिए तो और भी दिक्कत वाली बात है। तो और जागरूकता को कड़ा करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है पंचायत लेवल या उस लेवल तक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रचार हो जाना चाहिए कि उसको वहीं पर मतलब उसी गांव के स्तर पर ही उसको रुकाव की तरफ बढ़ना चाहिए, रोकथाम कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये लीडरशिप जो वहाँ के लेवल की होती है, पंचायत लेवल की, उसको कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि वो उस सेकंड लेवल तक जाए ना। और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा स्ट्रांगली करवा सकते हैं, क्योंकि जब अर्बन पॉपुलेशन थोड़ा सा मैंने देखा है वो अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, बट जहाँ रूरल की बात है अगर अच्छे से समझा दिया जाए तो वो उस पर एक्ट भी करते हैं। ठीक है गोविंद अग्रवाल जी, 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया है, दिल्ली में भी लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। क्या ये जो कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है इस दौरान जो और सख्ती बढ़ती जा रही है, इसमें कुछ और ऐड ऑन किया जा सकता है क्या? क्योंकि अभी बहुत से लोग ज़रूरी काम बताकर घर से बाहर निकल जाते हैं, एक मेडिकल का पर्चा दिखाते हैं पुलिस वालों को और बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं। तो क्या किया जाए कि और वो सख्ती दिखने लगे और लोगों को लगे कि नहीं अब बहुत ज़रूरी नहीं है तो नहीं निकलना है घर से? देखिए शहरों में तो जहां तक है जागरूकता काफी आ गई है और जो है और इसमें जितनी शक्ति बढ़ती जा रही है इसको इसी तरह मेंटेन करने की जरूरत है, इसमें ढिलाई की जरूरत नहीं है। और मैं बीच में दे रहा था कि योगिता जी का एक जो सवाल था कि एफआईआर हर एक चीज में जरूरी नहीं है, आप सिर्फ केवल सीनियर पुलिस ऑफिसर को सूचना मात्र दे दीजिए, वो जरूरी नहीं है कि एफआईआर कराना है, वो अपने हिसाब से उनके पास अपने तंत्र होते हैं, लोग उसको डेवलप करा लेते हैं और उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एफआईआर ही कराना है, सिर्फ केवल सूचना देना है। ठीक है, ये गोपनीय सूचना रखी जाती है। हर किसी को अपनी भूमिका समझनी होगी और साथ ही साथ सख्ती का असर भी दिख रहा है। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका जमीन पर असर दिख रहा है। यही वजह कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। लेकिन आज सीएम योगी ने एक बार फिर से अपील की है प्रदेशवासियों से भी कि जितनी सरकार की जिम्मेदारी उतनी समाज की भी है और इस लड़ाई को हम तभी जीत पाएंगे जब सभी लोग इसमें अपना सहयोग देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।